नाजरीन आदाब, मैं हूँ एतमाद आपका मेज़बान। दोस्तों, प्रोग्राम करियर गाइडेंस में आप तमाम का मैं दिल की गहराइयों से फिर एक बार खैर मकदम करता हूँ। प्रोग्राम करियर गाइडेंस को शुरू करने का सबसे अहम मकसद जो मैं अक्सर दोहराता आ रहा हूँ, फिर एक बार दोहराता चलूँ, हम जब कभी किसी से अपने करियर के मुतालिक डिस्कस करते हैं तो अक्सर ये भूल जाते हैं और ये चेक नहीं करते कि जिस शख्स से हम गुफ्तगू कर रहे हैं या करियर के बारे में जानना चाहते हैं उसका पर्टिकुलर फील्ड कौन सा है, वो किस बैकग्राउंड से रहता है। इस वजह से शायद वो कुछ आपको करियर के बारे में ऐसे ही कुछ बता दे और आप उस पर अमल करते हुए बाद में ये आपको महसूस हो कि जिस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिस करियर के मुतालिक हमने डिस्कस किया था, वो करियर आपके लिए मुनासिब नहीं है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ, जब कभी आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है तो आप कंप्यूटर इंजीनियर से ही आप इसके बारे में डिस्कस करें कि क्या आपको स्टेप्स लेने हैं, किस तरीके से इस करियर में आप आ सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर से ही मशवरा कीजिए कि किस तरीके से आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, जब कभी हम किसी से अपने करियर के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये नहीं देखते कि उस शख्स का हमारे फ्यूचर से क्या लेना देना है। हम किसी से भी ऐसे ही पूछ लेते हैं और वो शख्स भी ऐसे ही हमको करियर के मुतालिक कोई भी ओपिनियन दे देता है। जब कभी हम ये देखते हैं कोई शख्स पढ़ा लिखा हो तो हमें महसूस होता है शायद वो तमाम चीज़ें जानता हो। ऐसी बात नहीं है कि कुछ लोग दुनिया में पाए जाते हैं जो अक्सर करियर के बारे में मुतालिक नॉलेज रखते हैं, लेकिन ये बहुत कम तादाद में लोग होते हैं। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुनसिफ चैनल ये कोशिश कर रहा है कि करियर से मुताल्लिक़ आपको नए नए आज तक जिस करियर के बारे में आपने सुना ही ना हो उन चीज़ों के बारे में भी गुफ्तगू की जाए। स्किल्ड बेस्ड या टेक्निकल बेस्ड या फिर क्रिएटिव रिलेटेड जो बेस्ड प्रोफेशंस है, इस पर भी हम गुफ्तगू करने के साथ साथ कन्वेंशनल जो प्रोफेशंस है उस पर भी हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आज के उन्वान पर मैं आपको बताता चलूं कि आज हम जिस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग तो होगा ही, दूसरी तरफ बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होगा। जो लोग समंदर का सफ़र करना चाहते हैं, जो लोग मुल्कों का सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ा ही बेहतरीन प्रोफेशन माना जाएगा। जो एडवेंचरस टाइप शख्सियात होती हैं इनके लिए भी ये बहुत ही अहमियत रखता है। ये करियर मैं बात कर रहा हूँ करियर इन मर्चेंट नेवी पर। इस उन्वान पर हम आज गुफ्तगू करेंगे और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इसी से रिलेटेड एक एक्सपर्ट। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ अतियार साहब की। आप कम्युनिकेशन ऑफिसर रह चुके हैं मर्चेंट नेवी में और इस प्रोफेशन में रहते हुए आपने दुनिया के कई ममालिक का सफ़र भी किया, क्योंकि ये जो प्रोफेशन होता है अक्सर आपको शिप पर गुजारना होता है। तो साहब बहुत सारे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ का दौरा कर चुके हैं, हिंदुस्तान के तमाम जो इंडियन पोर्ट्स है वहाँ पर आप जा चुके हैं। इसके साथ साथ सिंगापुर में भी आपने काम किया है। तो आइए दोस्तों, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम करियर गाइडेंस में मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ अतियार साहब का हम खैर मकदम करते चलें। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हमें बेहद खुशी है कि आज आप हमारे साथ मर्चेंट नेवी पर जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स को और हमको भी बताएंगे। दोस्तों, प्रोग्राम रास्त चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबरात नज़र आ रहे होंगे, फिर भी मैं दोहराता चलूँ 04066660058। एक दूसरा नंबर भी है 04066660059। दोस्तों, कॉल करते वक्त सवालात मुख्तसर से कीजिएगा, मज़ीद कोई चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं ख़ुद पूछ लूँगा। और अहम बात, जब कभी आप मुझसे टेलीफ़ोन पर गुफ्तगू करते हो तो टेलीफ़ोन पर ही मुझे सुनिएगा, उस वक्त टेलीविज़न की आवाज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दीजिएगा। अब आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, गुफ्तगू का आगाज़। सबसे पहला सवाल मैं लतीफ़ साहब से करना चाहूँगा कि एक्चुअली मर्चेंट नेवी ये किस किस्म का करियर या प्रोफेशन है और इसको क्यों दुनिया में वजूद में लाया गया। जी सर। मर्चेंट नेवी तो मेरी जहाँ तक याददाश्त जाती है, मर्चेंट नेवी एक ऐसा प्रोफेशन है जो सदियों से चलते आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पहले फ़्लाइट्स का सिस्टम नहीं था, तो सारा कारोबार वगैरह जो भी जाता था वो शिप के द्वारा ही जो है
कंट्रीज़ में कहीं भी एक ममालिक से दूसरे ममालिक को सामान पहुंचाने का जो दौर था वो जहाज़ के थ्रू जो होता पानी था, के जहाज़ पानी के जहाज़ के थ्रू होता था। इसी का बेहतर फॉर्म होते गया, बेहतर तरीके से आज 96% दुनिया का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो डिपेंड करता है वो 96% जो है शिप पे डिपेंड करता है। कई कंट्रीज़ की इकनॉमी इसी पे चलती है, शिप के ऊपर। अगर आप जैसा बताते हैं हिंदुस्तान में तेल आता है या मशीनरीज आती है, ये सारी जो है पानी के जहाज़ से ही आती है। इसका अगर आप बात समझेंगे तो ये बेसिक ये है कि ये ट्रांसपोर्टेशन यानी कि किसी भी चीज़ को लाने ले जाने के लिए एक ज़रिया है। जैसा सिटीज़ में लारीस होते हैं, ट्रेन्स होते हैं, इसी तरीके से समंदर में जो होता है ये जहाज़ होते हैं जो सामान को लाया और लेके जाने का काम करते हैं। इसी को मर्चेंट नेवी कहते हैं। कई लोगों को ये वो होता है कि इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में फ़र्क क्या है। जी, मैं इस पर भी गुफ्तगू करूँगा। जैसा कि साहब ने फरमाया है, कोई भी चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जाती है तो अगर आप किसी मुल्क की बात करें तो वहाँ पर हमको ट्रांसपोर्टेशन के लिए लॉरीज़ वगैरह होती हैं, ट्रेन्स वगैरह होते हैं, इसके थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन कोई भी चीज़ों को पहुँचाते हैं। साहब ने फरमाया सदियों पुराना मर्चेंट नेवी का कारोबार है जो समंदरी रास्ते से जहाज़ों, पानी के जहाज़ों के तहत कोई भी चीज़ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज़माने से चलते आ रही है और आज भी है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये मर्चेंट नेवी का जो करियर है आगे बढ़ता गया, उसमें डेवलपमेंट होता गया। मेरा अगला सवाल, जैसा साहब फरमा ही रहे थे, मैंने उनको बीच में टोक दिया कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी इसमें क्या फ़र्क होता है, आप इस पर रोशनी डालते चले। आप जानते हैं कि ज़मीन जो है 25% है और पानी जो है 75% है। यानी कि आपका कैरियर अगर आप ज़मीन पे जो है 25% में ट्रैवल कोशिश कर रहे हैं तो 75% में कैरियर आपका ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है, वो एरिया बड़ा है, 75% पानी है और 25% ज़मीन के अंदर सारे कैरियर्स है। जैसे आप इंजीनियर ले लीजिए, डॉक्टर ले लीजिए, लॉयर ले लीजिए और तमाम प्रोफेशन जो है ज़मीन के ऊपर के ही जॉब्स है ये सारे। एक मर्चेंट नेवी है जो 75% पानी, उसके ऊपर का ये कैरियर है। इंडियन नेवी का मकसद ये होता है, इंडियन नेवी बोल के इंडियन नेवी नहीं होता, हर कंट्री की अपनी एक नेवी होती है जो उस मुल्क की जो है हिफाजत करने के लिए ली जाती है। ये बेसिकली आर्मी का सिस्टम होता है। अमेरिकन होती तो अमेरिकन नेवी होगी, सऊदी अरब होगी तो सऊदी अरब नेवी होगी, श्रीलंका होगी तो, लेकिन इनकी दायरे महदूद है। इंटरनेशनल वाटर्स में जो है जिस तरीके से आप देखेंगे इंडिया का बॉर्डर है या पाकिस्तान का बॉर्डर है, आप न्यूज़ में भी सुनते हैं कि हमारे जो मछली पकड़ने वाले हैं जो पाकिस्तान के पानी में चले गए, तो वो पानी में जाने की वजह से वो लोगों को वहाँ पर कैप्चर कर लिया जाता है, दूसरे ममालिक वाले उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो इसकी सरहदें डिसाइडेड है, वो सरहदों से ज़्यादा इंडियन नेवी आगे जाके काम नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी कंट्री की नेवी हो, आगे जाके काम नहीं कर सकती। उसी को जो है वो सरहदों की हिफाजत या मुल्क की हिफाजत करने के लिए इस्तेमाल होने की चीज़ को हम जो है कंट्री की नेवी बोलते हैं। इंडिया के लिए इंडियन नेवी होती है, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान नेवी होती है, अमेरिका के लिए अमेरिकन नेवी होती है। जी, दो चीज़ें बहुत बेहतरीन साहब ने बताई है कि दुनिया में 25% जो हिस्सा है वो ज़मीन का है और जो 75% जो हिस्सा है वो पानी का है। तो आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25% ज़मीन पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे या 75% पानी पर आपको ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपने बताई है। दूसरी चीज़ जैसा साहब ने बताया है कि इंडियन आर्मी जो है वो चाहे किसी भी मुल्क की नेवी हो, वो अपने सरहदों का हिफाजत करती है, समंदरी सरहदों की हिफाजत करती है। जैसा साहब ने बताया कि एक मखसूस एरिया समंदर का होता है, उसके से तजावुज़ कोई नहीं कर सकता। आए दिन हम अखबारात में पाकिस्तान से कोई लोग घुसपैठिए आ जाते हैं हमारे समंदर के रास्ते, इन चीज़ों को हम सुनते ही आ रहे हैं। मेरा अगला सवाल साहब से ये होगा कि जो मर्चेंट नेवी है वो दूसरे जो प्रोफेशंस है या करियर है उसमें उससे बेहतर कैसे होगा? एक तो 25% और 75% की साहब ने बात बताई दी है, इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ये कैरियर में जो है एज ए मर्चेंट नेवी ऑफिसर अगर आप काम करते हैं उसका सबसे अच्छा मैं एग्ज़ाम्पल ये दूंगा। अगर आप 16 साल में अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, आप 4 साल इंजीनियरिंग करेंगे, 5 साल मेडिसिन करेंगे, लेकिन 16 साल की उम्र में आप जब अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करते हैं, आप जो है 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद में एज ए जो है डेक कैडेट जहाज़ पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको
20,000 रुपये स्टेफन या $300 जो है वर्ल्ड से मिलते, US डॉलर मिलते हैं, या 20,000 रुपये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलते हैं। ये आपको मिल जाना चालू हो जाते हैं जब से आप जहाज़ ज्वाइन करते हैं। जब तक आप 22 साल की उम्र में होते हैं, आप सेकेंड डेक ऑफिसर तक रैंक तक पहुंच जा सकते हैं, जहां पर 1,20,000 सैलरी आप पा सकते हैं। तो जो बच्चा अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अपने कैरियर को ढूंढने लगता है, वो टाइम तक आप कैरियर के बीच के मुकाम तक पहुंच जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। दूसरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें 2 चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं उनकी टैक्स फ्री सैलरी होती है। जी जी। दूसरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जहाज़ पे आपका 1 रुपये का खर्चा भी नहीं होता है। चाहे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर से मेरी नौकरी कोई कंप्यूटर इंडस्ट्री में या कोई और इंडस्ट्री में हुई है, तो मुझे रहने का, खाने का, अखराजात, रूम या घर लूँगा मैं, उसका रेंट वगैरह। लेकिन जहाज़ पे आप रहे तो आपका ज़ीरो, यानी कि आपका खर्चा पूरा जो है ज़ीरो है जी। और जो आपकी तनख्वाह है वो सेव हो जाएगी, वो भी टैक्स फ्री तनख्वाह हो जाएगी। जी। फिर तीसरी चीज़, ममालिक घूमने का आपको जो है एडवांटेज मिलता है। 16 दिन 18 दिन का वॉयज है, यहाँ से दुबई है या वहाँ है। फिर आप वहाँ पर जहाज़ जब जो है लोडिंग अनलोडिंग होता है तो आपको 1 दिन आधा दिन मिलता है, जो आप सिटी में जाके ख़रीदारी कर सकते हैं, और वगैरह वगैरह चीज़ें सिटी में भी जाके आप घूम के करके देखते हैं। सिटी वाइज आपको पासेस भी मिलते हैं जो होता है। इसका बेसिकली सिस्टम वैसी होता है जैसा अपन एयरपोर्ट पे किसी फ़्लाइट में बैठ के जाते हैं, वही तरीके से इसका भी होता है। यहाँ पर भी एम्बार्केशन डेक होता है, यहाँ पर भी सिक्योरिटी चेक होता है। लेकिन अगर आप प्लेन से गए तो सिर्फ आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। मर्चेंट शिपिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है CDC, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है। मज़ीद इस पर गुफ्तगू करूँगा, कॉलर हो तो शामिल कर ले। हेलो, मैं आयशा निजामाबाद से। जी जी, आपका बहुत चैनल, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव है। और तो मुल्क टीवी का बहुत शुक्र अदा कर रहे हैं कि हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे। जी, बहुत शुक्रिया। लास्ट वीक आपका जो फायर एंड सेफ्टी पर प्रोग्राम था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। हमको तो मालूम नहीं था इसके बारे में, बहुत सारे मालूमात हासिल हुए, और मैं रेगुलर व्यूअर हूँ मुल्क टीवी की। जी, मजीद और कौन सा और प्रोग्राम? आज का जो टॉपिक है प्रोग्राम का, जी, मर्चेंट नेवी, इसके बारे में भी किसी को भी, लोगों को भी मालूम नहीं है। फर्स्ट टाइम मेरे को भी मालूम नहीं था। जी, और आपके सभी प्रोग्राम अच्छे हैं। आप कौन से प्रोग्राम देखते हैं बताएं? और हिदायत, बहुत अच्छे प्रोग्राम थे। आपका भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। मेरा एक सवाल था, देखिए। जी, मेरा लड़का है, इंटरमीडिएट कर रहे हैं बाईपीसी से। जी, बाईपीसी से कर रहे हैं, और एमसेट की भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जी, तो क्या अगर एमसेट में उनका रैंक नहीं आया तो मैं चाह रही हूँ कि वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करे। क्या करियर मर्चेंट नेवी कर सकते हैं? क्या करियर इन मर्चेंट नेवी बाईपीसी के स्टूडेंट? जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें और ये इसके कॉलेजेस कहाँ पर है अगर करना चाहे तो? जी, बहुत शुक्रिया। क्या हैदराबाद में है ये कॉलेज? ठीक है, हम बताते हैं। इसके अलावा और कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है बस। जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। बेशक दोस्तों, जैसा कि मैं अक्सर फरमाता हूँ, इस प्रोग्राम के जो चेयरमैन हैं खान लतीफ़ खान साहब, उनकी कोशिशों की वजह से इस चैनल को लॉन्च किया गया। और इस किस्म के जो प्रोग्राम्स, जैसा कि आप फरमा रही थी, जो नॉलेज बेस्ड होते हैं, एंटरटेनमेंट के भी प्रोग्राम्स कुछ इसमें पेश किए जाते हैं। अगर मैं डॉक्टर हैदर साहब, जो हमारे MD है इस चैनल के, उनकी कोशिशों की बदौलत ही, चाहे मैं हो चाहे और कोई भी इस चैनल में काम करते हों, उन्हीं की कोशिशों की वजह से इस किस्म के प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। इस कमर्शलाइजेशन की दुनिया में नॉन कमर्शियल प्रोग्राम्स जो चलाए जाते हैं इस चैनल पर, ये बहुत ही अहमियत रखते हैं। जैसा कि साहब फरमा रहे थे, मैं ये सवाल पर अगर गुफ्तगू कर लें कि आयशा साहिबा ने निज़ामाबाद से कॉल किया, इनका लड़का है, बाईपीसी कर रहा है, एमसेट की भी तैयारी कर रहा है। क्या एमसेट में अगर रैंक नहीं आता है तो क्या इनको मर्चेंट नेवी, क्या आप कहना चाहेंगे? बाईपीसी के लिए मर्चेंट नेवी में कोई कैरियर नहीं है, क्योंकि शिप का जो दारोमदार है वो मैथमेटिक्स पे है। सारी चीज़ जो है बेसिकली मैथमेटिक्स पे डिपेंड होता है। तो MPC होना ज़रूरी है, और 65% मार्क्स भी होना ज़रूरी है, क्योंकि बायोलॉजी से शिप का कोई रिलेशन नहीं है। आप जानते हैं बायोलॉजी इंसान की जिस्मानी या वो चीज़ों से, आप वो चीज़ों से वाबस्ता होते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स जो है, शिप की स्टेबिलिटी और सारी चीज़, इसके जो कैलकुलेशंस होते हैं वो मैथमेटिक्स में होते हैं।
तो बेसिकली अगर आपको मर्चेंट नेवी में आना है तो एमपीसी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से अगर करते हैं तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो हमारे पास 2 अलग अलग डिवीज़न है इंटरमीडिएट के, एमपीसी, बाईपीसी। अगर महाराष्ट्र चले जाएं तो वहाँ कॉमन होता है एमवाईपीसी, तो उनके लिए तो बेहतर। जी, जो सीबीएसई स्कूल से एमवाईपीसी एज ए कैरियर लेते हैं, सीबीएसई स्कूल से जो एमवाईपीसी लेते हैं वो बच्चे इसमें एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि वो मैथमेटिक्स वो लोगों का एज ए +1 +2 में होता है। ठीक है, तो ये अहम चीज़ है कि जो शख्स साइंस ग्रुप का ही हो लेकिन एमपीसी से हो, उस वक्त जो है आपको बेहतर होगा कि ये आप ज्वाइन करें। बाईपीसी के लोगों को थोड़ी तकलीफ़ होगी। साहब, इसमें भी एडमिशन लेने के लिए क्या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है? जी हाँ, इसमें भी एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है, इसकी एक अपनी यूनिवर्सिटी है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है साल में 2 बार, दिसंबर और जून के महीने में एग्ज़ाम्स होते हैं। और हिंदुस्तान के 15 जगहों पे, 15 स्टेट आप सिटीज़ के अंदर जो है ये एग्ज़ाम्स को कंडक्ट किया जाता है दिसंबर और जून के महीने में। इसमें जो आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम आईआईटी के ज़रिए भी आया जा सकता है, आईआईटी के ज़रिए भी। इसमें बीएससी नॉटिकल साइंस होता है एक, तो जो 3 साल कोर्स होता है। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग होता है, ये जो है 4 साल कोर्स होता है। मरीन जैसा मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग होता है, इसी तरीके के भी मरीन इंजीनियरिंग होता है 4 साल। और एक होता है नेवल आर्किटेक्ट। जी, नेवल आर्किटेक्ट ये एक कोर्स होता है जिसमें जो है जहाज़ को किस तरीके से बनाया जाता है, जैसा हम घर को बनाने के लिए आर्किटेक्ट हायर करते हैं, उसी तरह ये नेवल आर्किटेक्ट होता है जो जहाज़ को बनाने का काम करता है। ये 3 कोर्सेज के थ्रू जाया जा सकता है। उसके अलावा जो है आप शिपिंग कंपनीज जो होती हैं वो भी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है डिफरेंट लेवल्स पे। तो कई 100 शिपिंग कंपनीज है, जैसे ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी है। शिपिंग कंपनी 2 तरीके की होती है, एक तो प्राइवेट लिमिटेड होती है। प्राइवेट लिमिटेड यानी कि जो जहाज़ अपने पास में होते हैं या जहाज़ कोई पर्सनली ख़रीदता है वो चलाता है, तो उस तरीके से होती है। दूसरी इक्विटी बेस यानी कि वो शेयर मार्केट में अपना पैसा लोग लगाते हैं, उसमें वो कंपनीज जो है जहाज़ खरीदती हैं और ये कारोबार पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों में भी अवेलेबल है। कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जी, मैं अफशा शाह बोल रही हूँ, बिहार पटना से। जी, तो अभी आपका प्रोग्राम हम देख रहे हैं, करियर गाइड, जी, जिसमें आज का टॉपिक है करियर इन मर्चेंट नेवी। जी, जी, वो मेरा सवाल था कि मेरा बेटा वहाँ हैदराबाद में वो पढ़ रहा है, अभी पढ़ाई कर रहा है। जी, 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 मानू में, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। ठीक है। तो वो कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा है। तो जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस मर्चेंट नेवी में उसके लिए कोई करियर में, फ्यूचर में कोई ये है? जी, जी, कंप्यूटर साइंस से वो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया शाह साहिबा बिहार से। आपका चैनल हम हमेशा देखते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है। जी, जी, बहुत शुक्रिया। आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को भी बताइएगा। गुज़िश्ता 5 सालों से हमारा चैनल चल रहा है, उसी किस्म के प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए पेश करता है। बहुत शुक्रिया साहब। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इनके साहिबजादे जो हैं वो कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कि कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स को मर्चेंट नेवी में कोई जॉब्स वगैरह मिल सकते हैं? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए मर्चेंट नेवी में कोई जॉब्स नहीं होते। मर्चेंट नेवी एक अलग डिपार्टमेंट है, इसकी इंजीनियरिंग पूरी अलग ही है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं है। अलबत्ता इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बोला जाता है, जो जहाज़ पे जो मशीनरीज या हमारे जनरेटर्स वगैरह होते हैं उसके लिए इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स होते हैं, वो बी इलेक्ट्रिकल से होते हैं। और एक होता है बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से अगर कोई होता है तो वो एज ए इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर होता है, जो जहाज़ पे हमारे जीपीएस और जीएमडीएसएस या जो सैटेलाइट्स के हमारे पूरे इक्विपमेंट्स होते हैं वो देखने का काम इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर्स करते हैं। तो बी इलेक्ट्रिकल और बी इलेक्ट्रॉनिक इनको इसमें मौका मिल सकता है। जी, कंप्यूटर साइंस के लिए उतना इसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। साहब ने फरमाया है कि जो अगर आप इन कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो एमपीसी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री होना चाहिए। 65% आपको मार्क्स होने चाहिए। इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है दिसंबर और जून के महीने में। और ये पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों इंस्टीट्यूशंस में, दोनों प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस दोनों इदारों में पढ़ाया जाता है।
बेहतर इंस्टीट्यूशंस इंडिया में कौन से होंगे इसके जो है टीएस चाणक्य बोल के सबसे बड़ा है, पहले टीएस राजेंद्रा के नाम से जाना जाता था, वो बॉम्बे में है, टीएस चाणक्य के नाम से है। और जो है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी अपनी एक यूनिवर्सिटी है, तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट बोल के है, और मरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये भी MERI के नाम से जाना जाता है, ये भी बॉम्बे में है। और इसी तरीके से LBS लाल बहादुर शास्त्री इंडियन मैरीटाइम इंस्टीट्यूट के है, जो ऑफिसर्स लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं। इसमें दो चीज़ों का हमारे को बेहतर ख्याल ये रखना है कि हमको शिपिंग कंपनीज भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट, मैं एक पॉइंट आपको बोलना भूल गया कि इसमें आपको कलर ब्लाइंडनेस या जो है आपको आई साइट का प्रॉब्लम नहीं रहना है। अगर आपको आई साइट और कलर ब्लाइंडनेस रहे तो मर्चेंट नेवी में आप काम नहीं कर सकते। विदाउट ग्लासेस 6x6 होना है आपको, ठीक है, यानी कि 6 सेंटीमीटर। 6x6 का मतलब होता है 6 सेंटीमीटर से पढ़ सकने। तो वो टेस्ट जो है, अगर आपके पास ऐनक है तो मर्चेंट नेवी में आप नहीं जा सकते। दूसरा, आपको कलर ब्लाइंडनेस यानी कि कलर जो होता है उसकी पहचान अगर नहीं कर सक रहे हैं आप, तो उसमें मौका नहीं मिलेगा। मैं एक और कॉलर को शामिल कर लेता हूँ, देखते हैं कौन सा है, क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। सर, मेरा नाम महराज और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। जी, दिल्ली से बात कर रहे हैं? जी सर, न्यू दिल्ली। जी, सवाल बताइए। सर, मैं 12th क्लास पास हूँ, मुझे जॉब वगैरह की रिक्वायरमेंट। जी, 10th क्या पास हैं आप? सर, 12th क्लियर कर लिया मैंने, BCom फर्स्ट ईयर में हूँ। ठीक है, 12th आपने किससे किया है, किस सब्जेक्ट से? सर, मैंने 12th कॉमर्स साइड से किया है। कॉमर्स और साइंस से किया है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। मेरा साहब न्यू दिल्ली से हैं, ये कॉमर्स से 12th किए हुए हैं, इनके लिए कोई ऑप्शंस है? नहीं, 12th में अगर आपका कॉमर्स एज ए सब्जेक्ट रहा तो ऑप्शन नहीं रहेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी कॉलर अगर कॉल कर रहे हैं, ख़ासतौर से MPC और जो चीज़ें, तो अपना परसेंटेज बताएं, ताकि परसेंटेज पे हम बता सकते हैं कि वो कैरियर में जा सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। जी, तो जब भी आप अगर मान लीजिए कॉमर्स साइंस उन्होंने किया है, किसी ने BPC किया है, अगर वो चाहते हैं कि मर्चेंट नेवी ही ज्वाइन किए, तो फिर उनको फिर 2 साल फिर से MPC कोर्स करना पड़ेगा। MPC कोर्स लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये साहब ने फरमाया कि जून और दिसंबर के महीने में इसका एंट्रेंस होता है, और जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस है उसके बारे में साहब ने बताया है। आयशा साहबा ने निज़ामाबाद से कॉल किया था, इन्होंने पूछा था हैदराबाद दक्कन में इस किस्म के कोई इंस्टीट्यूट कॉलेजेस हैं? हैदराबाद में इस किस्म के कोई कॉलेजेस अवेलेबल नहीं हैं। विशाखापट्टनम में अलबत्ता है। इसके लिए जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, ये पूरा जो निज़ाम आता है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। विशाखापट्टनम में इसका है। मैं और मज़ीद गुफ्तगू करूँगा, एक और को शामिल कर लेता हूँ। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। कयामुद्दीन नाम है मेरा, मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ, बिहार से। जी, सवाल बताइएगा। सवाल ये है कि मेरा बेटा बीटेक कर रहा है ट्रिपल ई। जी, तो क्या नेवी में कोई उसका स्कोप है क्या? ठीक है, किस ईयर में है आपके साहिबजादे? लास्ट ईयर है, जून तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ परसेंटेज बता सकते हैं आपके साहिबजादे का अब तक का? परसेंटेज तो अभी हम नहीं बता सकते। जी, बहुत शुक्रिया, ठीक है, हम बताते हैं आपको। आपने बिहार से हमें कॉल किया, ट्रिपल ई बीटेक कर रहे हैं इनके साहिबजादे, क्या कहना चाहेंगे? मर्चेंट नेवी जैसा मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर वो करे हुए हैं तो उसके बाद में इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर एक कोर्स होता है जो किया जा सकता है। लेकिन उनका इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि बैकलॉग्स नहीं रहना चाहिए उनके, कोई भी ईयर्स के जो सेमिस्टर्स होते हैं, सब्जेक्ट फेल हो के बाद में फिर सेकेंड सेमिस्टर में पास करे, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है 60% के अबव उनके मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, बिहार में ये रहते हैं, इनके लिए करीब में कौन सा इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है? करीब में इंस्टीट्यूशन बिहार के लिए अगर बोले तो वेस्ट बंगाल में जा सकते हैं, कलकत्ता में भी इसके मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, आप कभी भी कोई भी कोर्स में जा रहे हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट हमेशा रहेगी कि आप कंपनी स्पॉन्सर्ड के तहत जाएं। इंडिविजुअल कोर्स करने से ये होता है कि फिर को आपको जॉब सर्च करने के लिए 1 आध साल 6 महीने निकल जाते हैं, क्योंकि कंपनी स्पॉन्सर्ड नहीं होती। कंपनी स्पॉन्सर्ड रहने से फ़ायदा ये होता है कि मैं कई बच्चों को, हैदराबाद के बच्चों को भी जब इंटरमीडिएट कंप्लीट करे तो बच्चों को कराया, तो ये होता है कि आपकी पोस्टिंग जल्दी जल्दी मिलती है आपको, और 3 साल के बॉन्ड में जो है आप
जैसा ट्रेनिंग करते हैं वो लोग फिर आपको 3 महीने के बाद में आपको जहाज एज ए सेलर दे देते हैं, फिर 6 महीने आपका। ठीक है, डायरेक्टर ये क्या बताया आपने? डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, अगर गूगल में आप मारेंगे dgshipping.com बोल के मारेंगे, वो स्पॉन्सर अगर रहे तो जल्द से जल्द जॉब मिल सकते हैं। कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका पटना से हसन बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ हेलो। जी सवाल बताइए। हाँ सर, ऐसा है, मेरा एक बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है भोपाल से। जी तो इस साल फाइनल ईयर है उसका, और अभी वो उसी के बारे में पता करना था, इसमें कोई कैरियर है कि नहीं उसका, मैकेनिकल वालों का। कुछ आप परसेंटेज बता सकते हैं आपके साहिबजादे का? जी, क्या परसेंटेज है फिलहाल तक? नहीं, अभी वो फाइनल ईयर में एग्जाम देगा इस साल, अभी लास्ट सेमेस्टर है उसका। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। पटना से हमें कॉल किया था साहब, इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर इनके साहिबजादे कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं। क्या मैकेनिकल इंजीनियर वालों को यहाँ पर जॉब मिल सकता है? जी, मैकेनिकल इंजीनियर को यहाँ पर जॉब मिल सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो 4 साल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर ये 60% मार्क्स से पास है तो इनको 1 ईयर का मरीन इंजीनियरिंग कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मरीन इंजीनियरिंग में थोड़ा फ़र्क है। मरीन इंजीनियरिंग प्योरली जो जहाज़ के जो मशीनरीज होते हैं उसके ऊपर होता है, 1 साल का कोर्स होता है। तो कंपनीज इसके ऊपर एंट्रेंस एग्ज़ाम करती है। ये भी दिसंबर और जून में एग्ज़ाम्स होते हैं। तो जो आप इंजीनियरिंग में पढ़े उसी सब्जेक्ट पे होता है, चाहे इंटरमीडिएट पे भी हो तो आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो इस तरीके से टेस्ट होते हैं। आप अगर ये टेस्ट क्लियर कर लिए तो फिर कंपनी स्पॉन्सर करती है आपको 1 ईयर का मरीन को इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए। तो फीस भी आपको देने की ज़रूरत नहीं रहती है, कंपनी खुद उसको पे करती है। उसके बाद में जो है आपको एज ए जूनियर ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर जो है जहाज़ पे पोस्टिंग दी जाती है। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं और परसेंटेज 60% मिनिमम इनको भी रिक्वायरमेंट है। साहब जैसा आपने 1 साल जो कोर्स की बात बताई है, सबमरीन इंजीनियरिंग होती है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स जो होते हैं, ये सब के लिए ये कोर्स करना ज़रूरी है? ये तीनों के लिए भी ये कोर्स करना ज़रूरी है। ठीक है, ये इसमें इस साल 1 साल के कोर्स में कोई भी फ़ी नहीं ली जाती? 1 साल के कोर्स में फ़ीस होती है। फ़ीस 1 लाख रुपए से लेके इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर की 3 लाख रुपए है फ़ीस जी। और ये जो सर्टिफिकेट्स है ये ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिड रहते हैं। ये आपकी इंजीनियरिंग वहाँ नहीं चलेगी, यहाँ नहीं चलेगी। अगर आप मैं शिप का कैप्टन हूँ या शिप का सेकंड ऑफिसर हूँ या शिप का मैं कम्युनिकेशन ऑफिसर हूँ, तो वर्ल्ड के कोई भी कम्युनिकेशन ऑफिसर का मेरा लाइसेंस सेम रहेगा। मुझे जाके वर्ल्ड दुनिया में कहीं भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एक ही लाइसेंस मेरी ऑल ओवर द वर्ल्ड चलेगा। जैसा जिस तरीके से पायलट का लाइसेंस आप कहीं से भी ले लिए तो पूरी दुनिया में चलता है, इसी तरीके से ये भी होता है। ठीक है साहब, ये जो हम सुनते हैं कि शिप पर जो शिप के मेन बॉस होते हैं वो कैप्टन होते हैं, उनकी वर्दी भी बड़ी खूबसूरत होती है, वो उमूमन दिखते भी बड़े खूबसूरत हैं। तो ये कैप्टन अगर बनना है तो क्या करना है? उससे पहले मैं कॉलर को शामिल कर लूँ। हेलो सर जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। सैयद नजीम नांदेड़ से बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र। जी, सवाल बताइए। जी, क्या पूछना चाहते हैं? जॉब के बारे में पूछना चाहते हूँ। फिर आपको जो आ रहा है चैनल पे। जी फरमाइए, आपने क्या नंबर दिया आपको? जी, आपने क्या पढ़ा हुआ है? मैट्रिक तक पढ़े यार, आईटीआई कोर्स हुआ था मैट्रिक वेल्डर तक? से। अच्छा, मैट्रिक तक आपने पढ़े, आईटीआई आपने किया है और वेल्डर आपका ट्रेड है? जी। इसके अलावा और कोई आईटीआई में और कोई आपने ट्रेड किया है? नहीं, ये क्या सर? वेल्डर कब किया है आपने? 8-9 में कर, 2008-9 में। फिर अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? प्राइवेट काम कर रहे हैं? प्राइवेट तो नहीं, अप्रेंटिस था, होगा अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अप्रेंटिसशिप भी हो गया है? जी हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। अभी आप सुनिए साहब से कि आईटीआई पास करने वालों के लिए क्या इसमें मौका है? बहुत अच्छा है आईटीआई। अगर आप वेल्डर फिटर होते हैं तो जहाज़ पे इसका रिक्वायरमेंट होता है, वेल्डर फिटर और ऑयलर्स जी, जो ये कॉमन है। जहाज़ पे सीमेंस होते हैं जो रस्सी डालना, खींचना सामान के लिए, इसको सीमेंस कहते हैं। ऑयलर, वेल्डर, फिटर जो है जहाज़ पे इंजन साइड में काम आते हैं। जहाज़ में 2 हिस्से होते हैं, एक होता है इंजन हिस्सा होता है और एक होता है डेक हिस्सा। ये दोनों अलग अलग हिस्से होते हैं और दोनों अलग अलग काम करते हैं। इंजन आईटीआई जो करते हैं उनको इंजीनियरिंग साइड में जाएंगे ये साहब आपने बहुत ही अचंभे की बात बताई है कि
एक तरफ कंप्यूटर इंजीनियर बच्चा है तो उसको मर्चेंट नेवी में जॉब नहीं मिल सकता, और सिर्फ ITI पास है 10th के बाद तो इनको जॉब मिल सकता है इसमें। इसलिए क्योंकि जहाज का जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से कंप्यूटर जहाज के रिक्वायरमेंट में नहीं है। जी जी। तो कंप्यूटर जब जहाज पे नहीं यूज होता तो उसकी जरूरत नहीं है। ठीक तो है। जाहिर सी बात है, जैसा आप ITI की बात कर रहे हैं, हमारे पास में तो कुक का भी रिक्वायरमेंट है, स्टीवर्ड का भी रिक्वायरमेंट है। जी। स्टीवर्ड का जो है, जो बच्चे जो है हमारे पास में रेटिंग कोर्स होता है, ये भी 6 महीने का कोर्स होता है, रेटिंग कोर्स। डेक्साइट का भी होता है, जो सीमैन बनते हैं बच्चे, 10th के बाद में होता है। अभी ये 12th के बाद कर दिया गया है। ये भी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से अप्रूव्ड है, हमारा कोलंबस मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बॉम्बे में है जो ये कोर्सेज कराता है। तो सीमेन से अगर आप जो है कोई अपना जो होटल मैनेजमेंट कोर्स करे हुए हैं तो वो एज ए कुक ज्वाइन हो सकते हैं जहाज़ पे। उनका काम ये होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो क्रू मेंबर्स होते हैं, उनको पका के देने का काम होता है जहाज़। ठीक है। तो ITI में वेल्डर, फिटर, ऑयलर। तो ITI के लिए जैसे हमने हमारे करियर गाइडेंस प्रोग्राम में ITI पर भी हमने गुफ्तगू की थी, जैसा साहब फरमा रहे हैं उस वक्त तो हमने ITI के बारे में बहुत चीज़ें बताई थी आपको, और उस वक्त जो प्रिंसिपल साहिबीन यहाँ मौजूद थे उन्होंने भी बताया था कि ITI करने के बाद आपको मिनिमम 10 से 15 हज़ार सैलरीज कंपनीज और फैक्ट्रीज में मिल जाते हैं। साहब से मैं जानना चाहूँगा, अगर ITI में वेल्डर, फिटर वगैरह है तो शिप पे इनको क्या मिनिमम मिल सकता है? $300 से शुरू हो सकता है, 200, 250, $300 होता है, वो भी 8-10 हज़ार के करीब होता है। लेकिन अगर ITI करने के बाद में अच्छे है और ये जो एग्ज़ाम्स पास कर सकते हैं, तो कई मैं ऐसे ITI बच्चों को देखा हूँ जो जूनियर ऑफिसर के लेवल तक गए हैं। एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम? मेरा नाम मोहम्मद खान है। जी खान साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं यहाँ से हैदराबाद से बोल रहा हूँ। जी, सवाल बताइए। सब ये मैं BTech एंड MBA कर रहा हूँ। BTech किससे किया है आपने? IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। जी। और MBA किससे किया है आपने? MBA IT एंड फाइनेंस। IT एंड फाइनेंस। जी। मिनी IT है, मेजर फाइनेंस है। ठीक है। तो करियर नेवी में क्या वैकेंसी है बोले तो मैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। सबसे पहले मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो मर्चेंट नेवी पर गुफ्तगू कर रहे हैं। कंफ्यूज ना हो जाए कि इंडियन नेवी पर ये गुफ्तगू नहीं हो रही है। तो मर्चेंट नेवी पर, जैसा कि हमने शुरुआत में अर्ज़ किया, इस प्रोग्राम को कल सुबह 11:30 से 12:30 बजे भी रिपीट किया जाएगा। उस वक्त इस कंप्लीट प्रोग्राम को आप देख लें तो बहुत सारे शुकूक आपको दूर हो जाएंगे। साहब, BTech IT है और MBA IT एंड फाइनेंस है, कुछ इनका जॉब यहाँ पर मिल सकता है? BTech अगर IT है तो उनके लिए जॉब नहीं है, लेकिन MBA फाइनेंस के अलावा MBA लॉजिस्टिक अगर वो रहे तो शिपिंग कॉरपोरेशन में जो है, शिपिंग में ऐसी चीज़ होती है जो लॉजिस्टिक, यानी कि यहाँ से आपको सामान जो है दुबई भिजाना है तो वो लॉजिस्टिक होते हैं, वो कस्टम हाउस एजेंट होते हैं, CHA बोलते हैं उनको, कस्टम हाउस। तो वो MBA वगैरह होते हैं जो ये काम करते हैं। तो अगर उनका जो है लॉजिस्टिक और चेन मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट्स रहे तो वो एज ए जो है शिपिंग कंपनी में, कंपनीज जो लॉजिस्टिक जो कंटेनर कैरियर्स होती हैं वो जहाज़ों के कंपनीज में काम कर सकते हैं। कैप्टन बनना है, क्या करना होगा कैप्टन बनने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। जैसा आपने फरमाया कि कैप्टन का ड्रेस होता है, कैप्टन का नहीं, ऑफिसर्स जो भी होते हैं सबका ड्रेस होता है, यहाँ तक कि क्रू मेंबर का भी ड्रेस होता है। ये फ़र्क ये होता है क्रू मेंबर और ऑफिसर्स में, स्टार्स का, जो आपके कंधों पे जो स्टार्स लगते हैं, जैसा आप पुलिस की वर्दी में भी जो है वर्दी तो सेम रहती है लेकिन स्टार्स का फ़र्क होता है, उसी तरीके से हमारे पास में स्टार्स नहीं होते, स्ट्रिप्स होते हैं। तो स्ट्रिप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कैप्टन है, ये सेकंड ऑफिसर है, ये चीफ ऑफिसर है। तो जो लड़का है वो एज ए डेक कैडेट ज्वाइन करेगा, 1 ईयर की ट्रेनिंग पे जाएगा। 1 ईयर की ट्रेनिंग के बाद में 24 महीने वो सेलिंग करेगा। 24 महीने जब वो एज ए सेल करेगा, सेलिंग करेगा मतलब जहाज़ पे रहेगा? जहाज़ पे रहेगा। ठीक है। अच्छा, जहाज़ पे 24 महीने की बात है तो 24 महीने जहाज़ पे वक्त गुजारने की बात है। अगर वो 6 महीने करके 4 महीने घर पे रहा, फिर 6 महीने गया, तो वो 4 महीने काउंट नहीं होंगे। तो वो CDC में हमारे पास में एंडोर्समेंट होता है, डे ऑफ एंट्री और डे ऑफ एग्जिट का जो है एंट्री होता है, तो उसी को काउंट करते हैं। 6 महीने अगर आप जहाज़ पे रहे तो वो मंथ्स काउंट होते हैं। तो 24 महीने के लिए आपको 36 महीने लग जाते हैं, क्योंकि आपको 4-4 महीने का ब्रेक दिया जाता है। तो उसके बाद में फिर आप आके एक एग्ज़ाम होता है, सेकंड मेट का एग्ज़ाम होता है। वो सेकंड मेट का एग्ज़ाम आप क्लियर करने के बाद में फिर आप थर्ड ऑफिसर सेल करते हैं जहाज़ पे, प्रमोटेड एज ए सेकंड ऑफिसर। 18 महीने काम करने के बाद में फिर उसके 18 महीने आप सेलिंग करने के बाद में जो है चीफ मेट का एग्ज़ाम लिख सकते हैं। चीफ मेट का एग्ज़ाम 18 महीने का लिखने के बाद में
आप जो है 18 महीने फिर सेलिंग करना है। खाली एग्ज़ाम लिखने की ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम के साथ में जो है आपको सेलिंग भी करना रहता, सेलिंग भी इम्पॉर्टेंट रहती। ये मैरीटाइम मर्केंटाइल डिपार्टमेंट बोल के होता है, MMD के नाम से चलता है। ये डिपार्टमेंट का काम ही होता है एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना। तो ये सब डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं? जी, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं। बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, ये सब जगह पे MMDs होते हैं। तो ये MMDs के थ्रू एग्ज़ाम्स इसके ईयरली कंडक्ट्स होते हैं। और ये होने के बाद में फिर जब आप चीफ मेट का एग्ज़ाम देते हैं तो आप जो है मास्टर का एग्ज़ाम देके एज ए कैप्टन सेल करते हैं। कैप्टन की सैलरी अराउंड 3.5 लाख रुपए होती है। यहाँ तो आप अगर सेलिंग नहीं भी करना चाहे, जैसा कैरियर आप छोड़ के आके जो है काम करना चाहे, तो शिपिंग कंपनी में जो है एज ए कंसल्टेंट आप एज ए कैप्टन ज्वाइन हो सकते हैं। चीफ इंजीनियर इसी तरीके से इंजन साइड भी होता है। चीफ इंजीनियर और कैप्टन दोनों सेम रैंक है। वो इंजन का बड़े साहब बोलते हैं हम जहाज़ में, जो है चीफ इंजीनियर को ख़ास तौर से हम बड़े साहब के नाम से जानते हैं। तो बड़े साहब जो है और कैप्टन दोनों सेम रैंक होते हैं, दोनों एक बराबर होते हैं। जी दोस्तों, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। तो हम गुफ्तगू जारी रखेंगे करियर इन मर्चेंट नेवी पर। जो नाज़रीन हमसे अभी मिले हैं वो अपने सवालात तैयार रखिएगा। हम हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम करियर गाइडेंस में खैर मकदम है। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं करियर इन मर्चेंट नेवी पर, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मर्चेंट नेवी के फॉर्मर कम्युनिकेशन ऑफिसर मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ अतियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार आपके सवालात के भी जवाब दे रहे हैं। मुख्तसर सा वक्त रह गया है, 10:30 बजे तक इस प्रोग्राम का टेलीकास्ट किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ टेलीविजन स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबरात नज़र आ रहे होंगे। जल्द से जल्द प्रोग्राम में शामिल होइएगा और सवालात करते हुए हमारे एक्सपर्ट से ओपिनियन हासिल कीजिएगा। मेरा सवाल साहब से, जैसा कि हमने गुफ्तगू के दौरान साहब ने फरमाया था कि कंप्यूटर इंजीनियर्स को जहाज़ पर जॉब्स नहीं मिल सकते ज़्यादातर पानी के जहाज़ पे। मैं साहब से जानना चाहूँगा कि जो शिप होती है उसमें प्रोग्रामिंग भी तो की जाती है, तो क्यों कंप्यूटर इंजीनियर्स को वहाँ पर मौका नहीं दिया जाता? हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है वो कंप्यूटर से हमारी प्रोग्रामिंग बहुत कम होती है। हमारी प्रोग्रामिंग मैनुअल ज़्यादा होती है, क्योंकि जहाज़ पे अगर आप कोई कार्गो डाल रहे, कुछ डाल रहे, जहाज़ की स्टेबिलिटी के वास्ते जो है हम कार्गोज भी डिफरेंट लोकेशंस पे डालते हैं। अगर आप जहाज़ को एक तरफ पूरा लोड डाल देंगे, आप देखते हैं कि लाड़ी पलट गई या वो हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए भी हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। प्लस जो है इसमें टाइप्स ऑफ शिप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ शिप LPG कैरियर जो सिर्फ लिक्विड पेट्रोलियम कैरी करता है, क्रूड ऑयल कैरियर होता है, पैसेंजर शिप जो क्रूज लाइनर्स होते हैं, ख़ास तौर से यहाँ पर बहुत कम चलते हैं लेकिन यूरोप में बहुत ज़्यादा चलते हैं। इसी तरीके से कंटेनर कैरियर, यानी कि माल कंटेनर के अंदर डाल के उसको रखा जाता है, उसको कंटेनर कैरियर बोलते हैं। फिर कॉलर को मैं ले लेता हूँ माजरत खाई से आपको रोकते हुए। हेलो, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान, मैं कलकत्ते से बोल रहा हूँ। जी इमरान साहब, सवाल बताइए। जी, मैं ग्रेजुएशन बीए से कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, तो ये जानना है कि क्या मेरे लिए कोई स्कोप है। बीए किससे कर रहे हैं? बीए ग्रेजुएशन कर रहा हूँ आर्ट्स से। बीए आर्ट्स से कर रहे हैं आप, ठीक है। आपका जो 10+2 था वो किस सब्जेक्ट से था? जी, 10+2 का सब्जेक्ट आर्ट्स स्ट्रीम था। आर्ट्स ही था, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। एक और कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल लतीफ़। जी लतीफ़ साहब, निज़ामाबाद से बोल रहा हूँ भाई। जी सवाल बताइए। ये हमारा बच्चा ITI करे सो डीजल मैकेनिक, 1 साल का कोर्स एंड हुए बात। डीजल मैकेनिक है जी। पास हो गए उन्होंने, 1000 चिल्लर नंबर है उनको, अभी सर्टिफिकेट नहीं आया लेकिन पास हो गए जी। बहुत तो मुबारक। क्या से कुछ जॉब कुछ है क्या, पैसा जाना क्या है, जरा पूछना था मैं। जी बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल इसके किया। बाद ITI करे से डीजल मैकेनिक। कब किया है इन्होंने ITI? यही साल में किए सो है, पास हो गए बोल के आया सो है, सर्टिफिकेट अभी नहीं आया समझो, 1000 चिल्लर नंबर आए सो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। लतीफ़ साहब से पहले आपके हमनामी थे मोहम्मद इमरान साहब ने कोलकाता से कॉल किया था। BA इन्होंने किया है। BA आर्ट्स के लिए कुछ भी नहीं, आर्ट्स और बायोलॉजी के लिए मर्चेंट नेवी में कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है जी। अगर आप फिर भी करना चाहते तो जैसा साहब ने इससे पहले फरमाया कि फिर से आपको इंटरमीडिएट MPC ग्रुप से करना होगा या फिर ITI वगैरह इनको कर सकते हैं।
लेकिन इसमें क्या है प्रॉब्लम ये होगा कि क्योंकि ये अभी पॉलिटेक्निक या मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लेना पड़ेगा, फिर और रिवर्स जाना में, तो ये तो अब जिधर जो कैरियर ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं उसी तरफ आगे बढ़े तो अच्छा है, बानिस्बत के पीछे जाके फिर वहाँ से शुरुआत करें। ठीक है, साहब ने ये भी फरमा दिया है कि आप BA आर्ट्स से किए हैं, आर्ट्स से रिलेटेड भी बहुत सारे करियर होते हैं, ज़रूर हम इस प्रोग्राम में आप उस पर भी डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे क्या क्या ऑप्शंस उसमें होते हैं। मोहम्मद लतीफ़ साहब ने निज़ामाबाद से कॉल किया था, इनके साहबजादे ITI डीजल मैकेनिक हैं, इनको क्या मर्चेंट नेवी में कुछ जॉब वगैरह मिल सकता है? हाँ, मर्चेंट नेवी में जहाज़ के ऊपर तो डीजल मैकेनिक्स के रिक्वायरमेंट बहुत कम होते हैं, लेकिन पोर्ट्स पे ज़्यादातर ये डीजल इंजन्स वगैरह जो बनते हैं वो पोर्ट्स पे बनते हैं, तो पोर्ट्स के ऊपर इसके जॉब्स निकलते हैं। यहाँ पर के अलावा गल्फ़ कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ में भी ये जॉब्स ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये ITI डीजल मैकेनिक करके जो है मर्चेंट नेवी में आने के बजाय जो है मेन स्ट्रीम अगर डीजल मैकेनिक में आई है तो शायद बहुत ज़्यादा ग्रो होंगे बानिस्बत की वहाँ पर डीजल मैकेनिक एज ए मर्चेंट नेवी में जाएंगे। ठीक है, कोई भी मर्चेंट नेवी में जॉब्स अगर हासिल करना चाहता हो तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है, कहाँ पर ये रिक्वायरमेंट्स की एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आते हैं और कैसा अप्रोच होना है? जी, इसका रिक्वायरमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि हम ख़ास तौर से पेपर पढ़ने की हमारी आदत नहीं है, पेपर्स में इसके एवरी शिपिंग कॉरपोरेशन SCI के नाम से जाना जाता है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ONGC है, तो ये लोग अपने अपने एडवर्टाइजमेंट्स रिलीज़ करते हैं इन द मंथ ऑफ, जब अप्रैल और मई में आपके जैसा अभी मार्च में इंटरमीडिएट और CBSE के +2 के भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इसके बाद में इसके एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किए जाते हैं जिसमें ये बच्चे जो है एग्ज़ाम्स के लिए अप्रोच हो सकते हैं। तो हर कंपनी, शिपिंग कंपनी अपने अपने, क्योंकि शिपिंग कंपनी क्या चाहती है कि कोई बच्चे को अगर मान ली तो वो मेरे साथ 5 साल जुड़ा रहे, तो उस तरीके से जो है एक तो आप शिपिंग कंपनी के थ्रू अगर जाते हैं और ये कोर्सेज़ करते हैं और ये चीज़ें करते हैं तो क्या होता है, आपको एक तो जॉब गारंटी हो जाती है, दूसरी जो कोर्स की फ़ीस होती है साल भर की वो आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि कंपनी उसके पैसे पे कर देती है। ठीक है, तो 10+2 के बाद ये लोग इस कोर्सेज में चले जाएं तो बताइए किस किस्म के कोर्सेज होते हैं 10+2 के बाद? 2 होते हैं, एक इंजन कैडेट होता है, एक डेक कैडेट होता है। जैसा अगर कोई इंजन कैडेट कैरियर लेता है तो वो चीफ इंजीनियर के रैंक तक जा सकता है, अगर कोई डेक कैडेट एज ए कैरियर लेता है तो वो कैप्टन के रैंक तक जा सकता है। इंजीनियरिंग साइड तो हम समझ गए कि जो उसका इंजीनियरिंग होती है मैकेनिकल, उस चीज़ों को बनाने के लिए होता है। डेक साइड क्या काम होते हैं कैप्टन बनते वक्त? डेक का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है जहाज़ की स्टेबिलिटी, नेविगेशन सिस्टम्स, जहाज़ का जो है रूट मैप डिज़ाइन करना, जहाज़ की जो है कहाँ से यहाँ से रूट जा रहा तो कौन से प्लेसेस पे जाना है, कैसा जाना है, पानी में कितने डिग्री पे रखना है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या रखना है, समंदर में फिर तूफ़ान आ रहा है तो कैसा आ रहा है, क्या है, ये सारा जो है वो सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर वो लोग ही डिसाइड करते हैं। दूसरी चीज़ जो है कार्गो जहाज़ पे डालना है तो वो लोग ही बताएंगे कि कौन से हैच में सामान रखा हुआ है, ऑलरेडी डाले तो जहाज़ टिल्ट कितना होगा, जहाज़ मुड़ेगा कितना, वो स्टेबिलिटी के लिए वो लोग ही डिज़ाइन करके देते हैं कि कभी भी पोर्ट पे आने से पहले हम लोग इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई हमारी स्टेबिलिटी इतनी है तो हमारे को कार्गो इसी सेक्शंस में चाहिए, तो वो कार्गो उसी हिसाब से प्लेस किया जाता है। ठीक है, इंडियन नेवी है और मर्चेंट नेवी है, तो ये दोनों के जो शिप्स होते हैं क्या एक ही पोर्ट पर आकर खड़ते हैं? इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी के कई जगहों पे पोर्ट्स एक ही हैं, लेकिन मर्चेंट नेवी के बर्थ स्टेशंस होते हैं। बर्थ स्टेशंस का मतलब जैसा स्टेशन पे आपके प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3 होता है, इसी तरीके से जहाज़ के भी जहाँ पोर्ट्स बनते हैं, बंदरगाह जिसको कहते हैं, वहाँ पर भी प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3 होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जहाज़ को जब लेके आते हैं पोर्ट पे तो जहाज़ की डेप्थ भी मानी जाती है। जैसा VLCC है, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर से, वो समंदर के जो है किसी भी पोर्ट पे नहीं आते, वो समंदर के अंदर ही रह के खाली करते हैं अपने आप को, तो पाइपलाइन के थ्रू खाली करते हैं। तो वो पोर्ट कैप्टन्स बोलते हैं जिसको, जो जहाज़ को लेके आने की जिम्मेदारी हर अपने जो बॉम्बे पोर्ट है या विशाखापट्टनम पोर्ट है वहाँ पर एक पोर्ट कैप्टन्स होते हैं, डिफरेंट पोर्ट कैप्टन्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी रहती है जहाज़ को पोर्ट पे किस तरीके से लेके आना है। उनको मालूम रहता है कि पानी के अंदर कहाँ पर पत्थर है, कितना लेवल है, डेप्थ कितना है, तो जहाज़ की स्टेबिलिटी कम ज़्यादा करने के लिए वो लोग जो है पानी भरते हैं, बलैट्स टैंक बोल के बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर पानी भर के लेके आते हैं। ITI के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, आपने कुक के बारे में भी बताया, स्टीवर्ड्स वगैरह के बारे में बताया, होटल मैनेजमेंट अगर करते हैं तो इस किस्म के जॉब से हमें मिलते हैं। पॉलिटेक्निक करने वालों के लिए कोई जॉब्स यहाँ पर है? पॉलिटेक्निक अगर मैकेनिकल के
थ्रू है तो वो एज ए जो है बताया जैसा बी मैकेनिकल है या बी जो है आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से है तो आपके लिए कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, तो नेवी के जो मर्चेंट नेवी के जो मखसूस कोर्सेस होते हैं उनके अलावा भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स को यहाँ पर मौके मिल सकते हैं। इसके साथ साथ ITI, वेल्डर, फिटर और ऑयल से रिलेटेड जो कोर्सेस हैं इसमें भी जॉब्स मिल सकते हैं। पॉलिटेक्निक में भी साहब ने फरमाया कि इस करियर में आप आ सकते हैं। होटल मैनेजमेंट आपने किया हो तो कुक, स्टीवर्ड्स वगैरह के भी वहाँ पे जॉब्स मिल सकते हैं। सब शिप पर इसके अलावा जितनी बारे में जितनी चीज़ों पर मैंने डिस्कस किया है, इसके अलावा और कौन से लोग काम करते हैं जहाज़ों पर? जहाज़ों पे अगर आप कार्गो के पूरे जहाज़ लेंगे उसमें तो इतने लोग ही होते हैं। जहाज़ बाद वक्त अभी तो सोफिस्टिकेटेड हो गए, पहले तो बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़ती थी। अब 52 से लेके जो है 50 आदमी से लेके 52 आदमी तक जो है जहाज़ को मेंटेन कर ले सकते हैं। 1 लाख टन का है, 1.5 लाख टन का भी है तो भी 50 से ज़्यादा, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड और इलेक्ट्रॉनिकली जो है हाईली वो हो गया है। दूसरा, अगर फॉर एग्जांपल पैसेंजर शिप्स है तो उसमें तो कई चीज़ों के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। वहाँ पर जो है गाने वालों का भी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर जो है नाचने वालों का भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पैसेंजर शिप्स का काम ही होता है एंटरटेन करना। ठीक है, मैं एक जानना चाहूँगा चीज़ के हज के लिए ख़ासकर मुंबई से एक यहाँ शिप जाया करती थी, तो क्या हिंदुस्तान से आज भी पैसेंजर शिप्स चलते हैं? नहीं, हिंदुस्तान से पैसेंजर शिप्स नहीं चलते, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। जहाज़ का जो ड्यूरेशन होता है बहुत ज़्यादा होता है। अभी पैसेंजर शिप्स कहीं भी नहीं चल रहे। पैसेंजर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए चलते हैं। जो हाई क्लास सोसाइटी है उनके लिए क्रूज़ लाइनर्स जो जहाज़ होते हैं, वो जो आप टाइटैनिक का जो सुने थे वो जी। तो उस तरीके के जहाज़ आज भी चलते हैं यूरोप, जो हॉलीडेज़ पैकेजेस आपके लिए करते हैं, जो यहाँ से वहाँ के लिए हॉलीडे पैकेजेस के लिए। तो हिंदुस्तान में भी वो जहाज़ आते हैं 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के हॉलीडे पैकेजेस के लिए पैसेंजर शिप्स चलाते हैं। हिंदुस्तान में मुंबई और विशाखापट्टनम के अलावा और कहाँ पोर्ट्स होते हैं? कलकत्ता है, अपना जो है भावनगर है, गुजरात में पोर्ट है, आपका जो है मैंगलोर एक पोर्ट है, छोटा पोर्ट है मैंगलोर, गुजरात का सबसे बड़ा है। जो अभी वो पोर्ट को टोटली जो है वो लोग ले लिए हैं, अपना क्या नाम है, एक प्राइवेट ग्रुप ने उसको ले लिया है। इसके अलावा जो है अपना यहाँ पर है, अपना चेन्नई में एक पोर्ट है। जी। तो विशाखापट्टनम तो एक तो जहाज़ पर जो काम करते हैं वो उन लोगों के बारे में बता, जो पोर्ट्स पर काम करते हैं वो कौन लोग होते हैं और वो क्या क्वालिफिकेशंस उनकी होती है? पोर्ट्स पे काम करने के अलग अलग, जैसा मैं बताया, पोर्ट्स पे काम करने के लिए इसका सेंट्रल एग्ज़ाम्स होता है, कस्टम्स है, सेंट्रल एक्साइजेस है, ये सारी चीज़ें, DRI है, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, ये सारे जो है सेंट्रल एग्ज़ाम्स जो UPSC के थ्रू इसके सिलेक्शंस होते हैं। अदर देन लोकल ऑफिसर्स के लिए जो है लोकल को जैसे ख़ास तौर से बॉम्बे में बॉम्बे पोर्ट्स अथॉरिटीज़ वहाँ के बॉम्बे लोकल्स को लेते हैं, चेन्नई में चेन्नई के लोकल्स को लिया जाता है। तो वहाँ पर भी कई जॉब्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो पोर्ट्स है वो गवर्नमेंट के थ्रू है, तो ये गवर्नमेंट वैकेंसीज होते हैं, ये गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं। शिप पोर्ट्स पर भी शायद कस्टम ऑफिसर होते होंगे, इनके लिए क्या किस तरीके से कस्टम ऑफिसर्स? कस्टम ऑफिसर्स का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया सेम एज जो अपना ये है एयरलाइंस का कस्टम ऑफिसर सिलेक्शन, UPSC के थ्रू इसका सिलेक्शन होता है। कस्टम ऑफिसर्स, कस्टम कमिश्नर्स भी होते हैं। जी, गवर्नमेंट शिपिंग कंपनीज़ है, प्राइवेट शिपिंग कंपनीज़ है, दोनों ये कोर्सेज चलाते हैं। कोई भी ये कोर्सेज अगर चलाता हो तो कि स्टूडेंट को क्या चीज़ देखनी होगी कि ये अफिलेटेड, किससे अफिलेटेड होना है या क्या है? हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोई भी कोर्सेस अगर चला रहे हैं तो वो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग की वेबसाइट अगर आप विजिट करेंगे उसमें लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय DG रहता है। ठीक है। अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से कोई कोर्स अप्रूव्ड नहीं है तो वो कोर्स मत करिए, क्योंकि वो सर्टिफिकेट की वैलिड नहीं रहती। कितने ये कोर्सेस, कितने मिनिमम और मैक्सिमम कितने महीने के या साल के होते हैं? 6 महीने का मिनिमम कोर्स होता है, बाकी डिप्लोमा कोर्स होता है। जैसा डेक सीमैन के लिए 6 महीने का कोर्स है, जो जनवरी में चालू होता है और एक जुलाई में चालू होता है। जनवरी 1 से चालू होके जून 30 को ख़त्म होता है, जुलाई 1 से चालू होके जो है दिसंबर 30 तारीख तक 31 को ये ख़त्म हो जाता है। इन कोर्सेज में फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम? 1 लाख से लेके फीस स्ट्रक्चर जो है 2, 2.5, 3 लाख रुपए तक भी है इसका फीस। ठीक है,
तो सैलरीज भी उस हिसाब से ही मिलते होंगे। उस हिसाब से ही है जी। उसका भी जो है। तो अगर एक बच्चा इस मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करना चाहता है तो आपकी राय क्या होगी कि किस टाइम पर उसको डिसीजन लेना है और कब से इसकी तैयारी करना होगा? इंटरमीडिएट आप एमपीसी से है तो आप जब भी कैरियर स्टार्ट करिए, वो बेहतर ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शिपिंग कंपनीज से आप ऑलरेडी शिपिंग कंपनीज के आप अगर गूगल पे भी मारे तो वेबसाइट आ जाते हैं, वो लोग अपने अपने नोटिफिकेशन देते हैं। यहाँ तक कि एंग्लो ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनीज, ये कंपनीज जो है एप्टीट्यूड टेस्ट ऑनलाइन रखे हैं। जी जी। आप अपना नाम रजिस्टर कराइए, वो कराइए, एक क्वेश्चंस पूछ के वो लोग वो एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो वो जो मेन एग्ज़ाम होता है वो खुद आपको कॉल करके बोलते हैं कि आप हाँ मेन एग्ज़ाम के लिए आइए। ठीक है। तो एमपीसी ग्रुप अगर कोई साल 2 साल से एमसेट लिखे हो, ड्रॉप आउट्स हो, तो इनके लिए भी ये ऑप्शन बेहतर होगा? 16 से 25 साल तक की इसकी उम्र का है, 25 साल से अच्छा, पहले 16 ईयर्स टू 25 ईयर्स का तक आपने आई साइट के बारे में बताया था, क्या जिस्मानी भी कोई इनको रिक्वायरमेंट्स होती है? नहीं, जिस्मानी नहीं, खाली आई साइट्स का ही एक है इम्पॉर्टेंट जो है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना है आपको और ऐनक नहीं होना है, ये 2 चीज़ें। ठीक है। तो दोस्तों मज़ीद हम इस पर गुफ्तगू और कर सकते थे, लेकिन अहम चीज़ों पर तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। एंट्रेंस इसके होते हैं दिसंबर और जून के महीने में। एमपीसी ग्रुप 10+2 हो तो बेहतर होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस आपको मर्चेंट नेवी में मिल सकते हैं। जैसा साहब ने फरमाया है कि 20-25 हज़ार रुपये से लेकर 3.5 लाख रुपए तक की यहाँ पर आपको सैलरीज मिल सकती है। कैप्टन अगर आप बन गया, चीफ इंजीनियर, टैक्स फ्री, वो भी टैक्स फ्री, और फिर खाना वगैरह भी। और एक अहम चीज़ मैं आपको पूछना चलूँ, जो 6 महीने ये लोग जहाज़ पर रहते हैं तो क्या फैमिलीज़ वगैरह को भी लेके जा सकते हैं? जी, 6 महीने जो ऑफिसर लेवल्स होते हैं वो फैमिलीज़ को कैरी कर सकते हैं। यहाँ तक कि कैप्टन, चीफ ऑफिसर की अभी इतना शॉर्टेज है हमारे पास में, 40,000 ऑफिसर्स का शॉर्टेज चल रहा है शिपिंग इंडस्ट्री में। तो जनरली जो 6 महीने ऑफ रहते हैं वो 6 महीने में भी सैलरी देते हैं अगर आप अच्छे ऑफिसर्स हैं। जी। और जहाज़ कंपनी की आपकी आप कंपनी के लिए ज़रूरत, कभी भी इंसान जो है अपने आप को उस काबिल बनाए कि कंपनी उसके लिए ज़रूरत हो, तो फिर कुछ चीज़ों पे कंपनी भी अपने तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ करती है। अगर आप वो काबिलियत नहीं बनाए तो कंपनी आपको निकालने में भी 2 मिनट नहीं लगाती है। ठीक है, ये भी बेहतरीन चीज़ आपने बताई है। तो दोस्तों बहुत सारे मुल्क आपको फिरने का मौका मिलेगा, कमाई आपकी होगी, टैक्स फ्री कमाई होगी, तमाम चीज़ें आपको फ्री मिलेंगे। ऑफिसर्स लेवल पे आपको आपकी फैमिलीज़ वगैरह को भी लेके जाने का मौका जहाज़ पर, पानी के जहाज़ पर मिल सकता है। मज़ीद इस किस्म के प्रोग्राम हम आगे करते रहेंगे। मुझ पर वाजिब है कि मैं मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ अतियार साहब का मैं शुक्रिया अदा करता चलूँ। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेहतरीन मालूमात से हमें नवाजा। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी आपसे कोई ना कोई उन्वान पर डिस्कस ज़रूर करते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम करियर गाइडेंस में हम कोशिश करेंगे कि करियर इन क्रिकेट पर गुफ्तगू की जाए। अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता हो या फिर नेशनल लेवल पर खेलना चाहता हो तो इस उन्वान से रिलेटेड हम गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा उन्वान हम अगले हफ्ते कोशिश करेंगे कि करियर इन मॉडलिंग पर भी गुफ्तगू की जाएगी। तब तक के लिए करियर गाइडेंस की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।